जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 18 नवंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जो लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर मूल रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। जो पुराने क्लासेस, जो पिछला क्लासेस आपका अगर छूट चुका है तो उसे भी जरूर देखिएगा। और हमारे तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आदि के लिए आप प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके करंट अफेयर्स के इस वाले कोर्स से आप तमाम मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। तो ये प्रश्न था कि बिहार व एशिया का पहला सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राइट आंसर है गंगा नदी पर। और हमने आपको ये भी बतलाया था कि तकरीबन 90% से अधिक कार्य संपन्न हो चुका है। 2025 में यहाँ पर आवागमन शुरू होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये बातें आपको बतलाई गई हैं। हम यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, जो लोग घर बैठे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हैं, खास करके 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो आयोजित होगा ये 13 दिसंबर 2024 को, तो इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अंतिम समय में आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एप्लीकेशन पे ये प्रॉपर कोर्स संचालित हो रही है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम आपको तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि आपको दे रहे हैं। आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 130 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से घर बैठे आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो कोर्स संचालित हो रहा है, अगर आप इसे परचेज करते हैं बीपीएससी वाले इस कोर्स को, तो करंट अफेयर्स अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स की चीज़ें इसमें आपको वही चीज़ें इसमें मिल जाएगी हूबहू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, जब आप इसे ज्वाइन करेंगे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इसका वैलिडिटी कब तक होगा। देखिए, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ये 70वीं में भी आपको तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन जब ये कोर्स अपग्रेड होगा 71वीं के लिए, जब चीज़ें 71वीं के लिए यहाँ पर मिलना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर भी आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो जो लोग 70वीं या फिर 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, जिस वजह से ये बहुत खबरों का विषय है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मनोज बाजपेयी। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। पहला पॉइंट है कि मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेबल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये ध्यान रखिए। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि राम रेड्डी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उपनिवेशवाद, श्रम संबंधों और साथ साथ जादुई यथार्थवाद के विषयों की पड़ताल करती है। ये इस फिल्म की विषय वस्तु है जिसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। लेकिन मूल रूप से कहानी को देखा जाए तो यह कहानी जो है ये कहानी देव पर केंद्रित है, जो कि हिमालय में अपनी परिवार की संपत्ति पर रहस्यमय ढंग से जले हुए पेड़ों की खोज करता और अपने परिवार के बारे में सच्चाई का पता लगाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो 1987 में ये शुरू हुआ था या फिर इसकी स्थापना हुई थी। तो 1987 में स्थापित लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लीड्स वेस्ट यॉर्कशायर इंग्लैंड में आयोजित एक खास करके वार्षिक फिल्म महोत्सव है। जो यहाँ पर वार्षिक शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये फिल्म महोत्सव आयोजित होता है। एक बात यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है, आप अपनी तरफ से यहाँ पर जरूर ऐड कर लीजिएगा। ये लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खास करके सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अभी हाल ही में कई सारे फिल्म फेस्टिवल को लेकर हमने जानकारी आपको दिया है। तमाम चीज़ें आपके पास पीडीएफ में उपलब्ध होगी। सभी को अच्छी तरीके से पढ़िए और जब एग्जाम नज़दीक हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उससे 1 माह पूर्व, 1.5 माह पूर्व से रिवीजन देना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉपर तरीके से रिवीजन दीजिए, तब जाके वो पढ़ा हुआ चीज़ें आपको याद रहेगा। एग्जाम में आप उसे अच्छे तरीके से हल करके आएंगे, नहीं तो पढ़ा हुआ आपका व्यर्थ चला जाएगा। अच्छा, रिसेंटली हमने आपको ये जानकारी दिया था मनोज बाजपेयी से संबंधित कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मनोज बाजपेयी को ओटीटी फिल्म गुलमोहर में उनके प्रदर्शन के लिए चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जो ओटीटी फिल्म गुलमोहर है, इसकी बात यहाँ पर हो रही, इसी के लिए सम्मानित किया गया है।
हैं। अच्छा, मनोज बाजपेयी का जन्म एक गांव है बेलवा, जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। रिसेंटली एक पॉइंट ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 2019 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके इनसे संबंधित। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था पंकज त्रिपाठी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश से पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा डिटेल में हमने आपके साथ किया था। आई होप कि यहाँ पर जो इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं आपको पसंद आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स का जो बेहतरीन मटेरियल है, जो एक्चुअली में होना चाहिए, वो हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ से जरा से भी हेल्प हो रही है तो हमें लाइक सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके बीच है कि 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है बिहार के जमुई से। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं। 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के, देखिए बिहारी नहीं बल्कि बिहार के जमुई जिले से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की वर्चुअल शुभारंभ की है या फिर किया गया है, ये ध्यान रखें। रिसेंटली 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। पिछले वीडियो में हमने इस पर डिटेल चर्चा ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस अभियान के बारे में चर्चा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, दरअसल ये अभियान है क्या और कैसे संचालित होगा? देखिए, यहाँ पर उस चीज़ को हमने लिखा है कि इसके तहत 26 जिलों के 517 गांवों को चिन्हित किया गया पूरे भारत से, जहां पर जनजातियों की आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा या फिर उन्हें लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातियों की आय बढ़ाया जाए, यानी कि आय बढ़ाना और उसके पलायन पर रोक लगाना, ये मूल उद्देश्य है जिसको लेकर इस तरह का अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम पर, यानी कि बिरसा मुंडा के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। अब यहाँ पर आइए इनके जन्म से संबंधित, यानी कि बिरसा मुंडा के जन्म से संबंधित कुछ पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि ये पॉइंट आपको दिख रहा है कि 15 नवंबर 1875 को बिहार, जो कि वर्तमान में ये झारखंड का भाग है, तो वर्तमान झारखंड के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुंडा ने 1899 से 19 तक ऐतिहासिक उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए, इनके जन्म के बारे में ये ध्यान रखिए, इनका जन्म तो बिहार में हुआ था, लेकिन जब 15 नवंबर 2080 को एक प्रश्न यहाँ पर अराइज होता है कि झारखंड का गठन कब हुआ, तो बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अस्तित्व में आया था। तो जो स्थान पर इनका जन्म हुआ था ये वर्तमान में झारखंड का भाग है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उलिहातू, ठीक है, उलिहातू एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के नेतृत्व में जो उलगुलान विद्रोह हुआ था, हमने कल भी आपको इस बारे में बतलाया है, एक प्रमुख विद्रोह था आदिवासी समुदाय में, और ऐसे में जो इसका उद्देश्य था ये आदिवासी समुदाय में सुधार लाना एक मूल उद्देश्य था। अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, महज 25 वर्ष की आयु में, यहाँ पर मिस्टेपिंग हुआ है, तो 25 वर्ष की आयु में वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा की गिरफ्तार होने के बाद रांची जेल में उन्हें रखा गया था और यहीं पर हैजे से उनकी मृत्यु हो गई थी। जो हैजा बीमारी है, इनसे इनका निधन हो गया था। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर बिरसा मुंडा की बात हो रही है, जो कि अभी हाल ही में 15 नवंबर 2024 को ये खास करके इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। ऐसे में एक प्रश्न और यहाँ से निकल कर आता है, उसका जिक्र यहाँ पर हमने इस प्रश्न में किया है। देखिए, ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम निम्नलिखित में से किनके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो जो घोषणा हुई है इसके आधार पर राइट आंसर है बिरसा मुंडा चौक। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए आपको बतला दूं, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि दिल्ली के सराय काले खां चौक को अब बिरसा मुंडा या फिर भगवान बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किया है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर खबरों का विषय है। लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ बातें और भी मैं आपको बतला दूं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती पर बांसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का भी उद्घाटन किया। साथ ही यह भी घोषणा किया कि 15 नवंबर 2025 तक, यानी कि अगले एक वर्ष तक, आपको ध्यान रखना, इस वर्ष को आगामी एक वर्ष तक आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, जो घोषणा हुई है ये भी ध्यान रखें किनके द्वारा किया गया, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म हमने इस्तेमाल किया था जो काले खां चौक का नाम परिवर्तित हुआ है। तो काले खां आखिर है कौन? दरअसल काले खां 14वीं शताब्दी के एक महान सूफी संत थे जो कि शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अच्छा, शेरशाह सूरी को लेकर आपके बीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार में कई सारे एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। शेरशाह सूरी की बात करें तो ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने लिखा है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे, जिनका मकबरा कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में है। अच्छा, सासाराम बिहार में कोई जिला नहीं है, बल्कि आपको ध्यान रखना है रोहतास जिला है और रोहतास जिले के अंतर्गत है सासाराम। अगर आपसे ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है फंसाने के लिए कि बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में है, तो ऐसे में आप सासाराम बिल्कुल आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आपसे जिला पूछा गया है, जिला है रोहतास। ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा, शेरशाह सूरी से संबंधित एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा ही किया गया था, जिसे कि सदा के आजम नाम से जाना जाता था। ये तमाम बातें यहाँ पर इनसे संबंधित हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो इस दिवस को, यानी कि इनकी जयंती को जो 15 नवंबर को मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा 2021 में की गई थी। ये बातें ऑलरेडी आपको बतलाई गई हैं। हम चलते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न है कि शिगेरू इशिबा के हाल ही में नवंबर 2024 में, यानी कि खबरों में रहने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, शिगेरू इशिबा अभी हाल ही में पुनः से जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। दोबारा से अभी हाल ही में शपथ लिए हैं। उसमें पहले भी इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था। फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया है खबरों में रहने का मुख्य कारण क्या है, तो जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, यहाँ पर पहला पार्ट है कि जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी के नेता शिगेरू इशिबा ने हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया कार्यकाल शुरू किया है। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें, 1.5 से 2 महीने की बात करें, तो ये दूसरी बार है जब वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। एक बार पुनः से इस वजह से ये खबरों में है, खबरों में रहने का यही कारण है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, चूंकि जापान की यहाँ पर बात हो रही है, तो जापान की राजधानी टोक्यो में रिसेंटली 22 से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 का आयोजन किया गया और इस टूर्नामेंट में या फिर इस प्रतियोगिता में भारत के सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया या फिर स्वर्ण पदक जीता। ये ध्यान रखिए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में भारत ने 24 पदक अपने नाम किया, जिसमें 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। कुल मिला के भारत ने 24 मेडल यहाँ पर अपने नाम किया। अच्छा, जापान की बात हो रही है तो एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है एक जापानी संगठन को मिला है, उसका जिक्र यहाँ पर हमने किया है। इस वर्ष 2024 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडांक्यो को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल जानकारी आपको हमने दिया है। नोबेल पुरस्कार 2024 विजेता सूची यहाँ पर आप देख रहे हैं। भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के लिए, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, कुल 6 विभागों में या फिर 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो यहाँ पर लिखा गया है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे शांति के नोबेल के बारे में, तो ये निहोन हिंडांक्यो जो कि एक जापानी संगठन है, इसको दिया गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से मुझे लगता है हर हाल में पूछा जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। ठीक है। अच्छा, वहीं पे दूसरी ओर अगर हम बात करें कितने भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहले भारतीय या फिर पहले एशियाई शख्स रविंद्रनाथ टैगोर बने, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अगर हम भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो पिछली बार 2019 में अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
तो भारतीयों को लेकर इतनी जानकारी ध्यान रखें। जो यहाँ पर कंप्लीट सूची आप देख रहे हैं, ये सभी के बारे में याद रखना अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि हालिया जारी, यहाँ पर 2 बार जारी लिखा गया, तो यहाँ पर प्रश्न है हालिया जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार देश और रैंकिंग का कौन सा मिलान निम्नलिखित में से सत्य है। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि भारत को 84वां स्थान मिला है और ये विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सत्य है जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उसकी तुलना में। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। और सिंगापुर की पासपोर्ट की अगर हम ताकत की बात करें तो इसके माध्यम से 195 देशों की वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही ये शीर्ष स्थान पर है। और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर कई सारे देश हैं जिनमें कि फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, जो कि 192 देशों की वीजा फ्री एंट्री के साथ ये दूसरे स्थान पर है। वहीं पर तीसरे स्थान पर डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है 191 देशों की वीजा फ्री एंट्री के साथ। तो ये यहाँ पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को लेकर बात हुई। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो 2024 के इस सूचकांक में 199 देशों में भारतीय पासपोर्ट ने 84वां स्थान हासिल किया है। और भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी वीजा की आवश्यकता के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं, यानी कि 58 देशों की वीजा फ्री एंट्री के साथ भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पर है शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में, ठीक है। अच्छा, इस पासपोर्ट जो सूची जारी की गई पासपोर्ट की, खास करके जो रैंकिंग जारी हुई है, इसमें अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट इस सूची में 26 देशों की फ्री वीजा एंट्री के साथ 106वें स्थान पर है, जो कि 199 देशों की सूची में ये सबसे अंतिम स्थान है। इसके अतिरिक्त अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो ये 100वें स्थान पर है 33 देशों की फ्री वीजा एंट्री के साथ, जो कि 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है पूरी दुनिया में। जो शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची है इनमें 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है तो पाकिस्तान का है, जो 100वें स्थान पर है। तो फिलहाल यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर 2024 के संदर्भ में इतनी बातें इंपॉर्टेंट निकल कर आती है जो कि आपको ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है पाकिस्तान के किस व्यक्ति को हाल ही में एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम है तैयब इकराम, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मस्कट में आयोजित 49वें FIH कांग्रेस के दौरान तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये दोबारा से इनका कार्यकाल है, मतलब दूसरी बार ये कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। तैयब इकराम जो कि मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये लगातार दूसरी बार है जब वे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अच्छा, जो वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव हुआ था उन्हें उनके पक्ष में 126 में से 79 वोट मिला और ये दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः से चुने गए हैं। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए हॉकी की बात हो रही है तो कई सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी अभी हम आपको बतलाने वाले हैं, तमाम चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पर हॉकी से संबंधित एक पॉइंट हमने रिसेंटली आपको बताया है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल, जिसे कि भारतीय हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, अभी रिसेंटली इन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा की और इसके साथ ही 16 साल के उनके हॉकी कैरियर का भी अंत हो गया, ठीक है। ये जानकारी अभी हमने आपको बतलाया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक बात ये भी है कि हाल ही में 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है या फिर किया जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे जब ये प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी, विजेताओं की घोषणा होगी, वो चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तिथि ध्यान रखिए और ये बिहार में पहली बार हो रहा है आयोजित, और ये कहाँ पर हो रहा है तो नालंदा में जो नया खेल परिसर बना है वहाँ पर। अच्छा, इसका शुभंकर क्या है तो इस प्रतियोगिता का जो शुभंकर है वो है गुड़िया, और जो बिहार की राजकीय पक्षी है गौरैया, ये गौरैया से ही प्रेरित है,
ये चीज़ों का डिस्कशन हम ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं। इतनी सारी बातें यहाँ पर ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले हॉकी की बात हो रही है तो अभी हमने कल वाले वीडियो में आपको ये जानकारी दिया था 5वें भारतीय खेल सम्मान के बारे में। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा ये वाला पॉइंट, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो टीम का पुरस्कार मिला पुरुष कैटेगरी में, ये हॉकी टीम को मिला है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी आपके लिए साबित हो सकता है। ये चीज़ें ऑलरेडी हमने कल आपको बतलाया है, इसे रट लीजिए, इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में प्रश्न के रूप में दिख सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और जानकारी हॉकी से ही संबंधित है। 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो पुरस्कार वितरित हुए हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी कैटेगरी है पुरस्कारों की जो यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, एक अपडेट निकल कर आई है कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को अब समाप्त किया जाएगा। अगर आपको इसकी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम ऑलरेडी आपको इस सीरीज में इसके बारे में विस्तृत तौर पर बतला चुके हैं कि अब इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाएगा, क्यों इसे बंद किया गया है, वो चीज़ें आप लोग बतलाइएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। मान लीजिए ये प्रश्न आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके बीपीएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको हमें बतलाना है कि इसके स्थान पर कौन सा पुरस्कार शुरू किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में किस तिथि को हाल ही में पहली बार 2 दिवसीय बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, 16 से 17 नवंबर 2024 को। देखिए, दिल्ली में पहली बार इस तिथि को पहली बार बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यह महोत्सव बोडो लोगों की या फिर बोडो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषा और परंपराओं का ऐतिहासिक उत्सव है। इसी को चिन्हित करते हुए ये आयोजित होता है और ये पहली बार दिल्ली में आयोजित हुआ। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम परिसर है, यहीं पर इस महोत्सव का आयोजन हुआ, उद्घाटन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिलहाल यहाँ पर इससे संबंधित ये बातें ध्यान रखिए, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कई सारे महोत्सव रिसेंटली आयोजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा का बोईटा बंधन त्योहार जो है ये बहुत ज़्यादा खबरों में अभी हाल ही में ये मनाया गया है, जो कि उड़ीसा में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उड़िया समुद्री और नौसैनिक त्योहार है, जैसा कि यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से भी प्रेरित हो रहा मतलब दिख रहा है आपको। तो बोईटा बंधन जो त्योहार है ये संबंधित है उड़ीसा से। वहीं पर दूसरी ओर ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में एक लोक पर्व मनाया जाता है इगास बग्वाल, जो कि आप ध्यान रखेंगे इसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, जो कि दिवाली के 11वें दिन पर मनाया जाता है। ठीक है, बूढ़ी दिवाली के नाम से इसे जाना जाता है। इगास बग्वाल जो कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। हालांकि यहाँ पर 2024 में आयोजित खास करके जो प्रमुख त्योहार व महोत्सव है उसकी जो कंप्लीट सूची है, जो मुझे लगा है इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर हमने किया है। आप वीडियो को पॉज करके सभी को पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पर है, आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसमें से अगर एक भी गलत हो जाता है या फिर एक भी छूट जाता है, अगर आप एग्जाम में उसे हल नहीं कर पाते हैं, अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो बड़ा अफसोस आपको होगा। ठीक है, चीज़ें अब बेहतर तरीके से पढ़िए। बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न जो करंट अफेयर्स के होते हैं तकरीबन 35 से 38 प्रश्न होते हैं, एक बहुत बड़ा पोर्शन को ये कवर करता है। तैयारी अगर बेहतर होगी तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है कि 12 नवंबर 2024 को रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में किसी डिजिटल नवाचार में अपनी प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और उन्हें सम्मानित किया गया है? तो जो विकल्प आपको दिख रहा है इसका राइट आंसर होगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को यहाँ पर प्रशंसा मिली और सम्मानित किया गया। कहाँ पर? तो रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में 12 नवंबर 2024 को, अथवा विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से बस इतनी जानकारी ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा क्रिनम एंड्रिकम निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, क्रिनम एंड्रिकम जो है ये एक प्रकार का पुष्पीय पौधा है। अब ये खबरों में क्यों है, इसके पीछे एक रीजन यह है कि अभी हाल ही में इसकी खोज भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में विशाखापत्तनम वनस्पति विज्ञानियों ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में पुष्पीय पौधे क्रिनम एंड्रिकम की एक नई प्रजाति की खोज की है। और आपको ये ध्यान रखना है, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं यही वो पुष्प है जो कि सफ़ेद मोम की तरह दिखता है,
जो कि सामान्यतः अप्रैल और जून के बीच खिलता है। यही वो पुष्प है जिसकी खोज भी है। और आपको मालूम है कि इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जो खास करके किसी भी जीव जंतु की नई प्रजाति या फिर नई स्पीसीज की जो खोज होती है उसको लेकर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए। फिलहाल इतनी ही जानकारी है, हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के मौजूदा व 35वें विदेश सचिव विक्रम मिस्री की कार्यकाल बढ़ाकर क्या कर दिया है? तो राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 14 जुलाई 2026 तक के लिए इसे विस्तारित किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में 11 नवंबर 2024 को कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार विदेश सचिव विक्रम मिस्री का जो कार्यकाल है ये 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो मिस्त्री लिखा गया, मिस्त्री नहीं होगा बल्कि मिस्री होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, मुझे तो यही नाम दिखा है तो मिस्री होगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें तो 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के जो अधिकारी विक्रम मिस्री हैं, ये 15 जुलाई 2024 को 35वें विदेश सचिव का पदभार संभाले थे। इसी साल 2024 में जुलाई में 15 जुलाई को, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो विक्रम मिस्री इससे पहले भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के भी रूप में इन्होंने अपना सेवा दिया है, ये कार्य किया है। अच्छा, इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे चाइना, स्पेन और म्यांमार में भारतीय राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 नवंबर 1964 को श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। ये तमाम बातें फिलहाल यहाँ से निकलकर या फिर इससे संबंधित हैं, जो कि ध्यान आपको रखना है। 11वां प्रश्न है, द सैटेनिक वर्सेज निम्नलिखित में से क्या है जिनके आयात पर लगी प्रतिबंध 36 साल बाद हटा दी गई है, जिससे यह खबरों में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न साबित हो सकता है। यह एक उपन्यास है, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब आपको बतला दो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 नवंबर 2024 को सलमान रुश्दी के विवादास्पद उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज पर 36 साल से लगा आयात प्रतिबंध को अब हटा दिया है। सलमान रुश्दी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, और जो उनकी एक किताब है, जो किताब के बारे में कहा जा रहा है जो प्रतिबंध लगाया गया था 36 साल पहले, उसे अब हटा दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। इस किताब का नाम है द सैटेनिक वर्सेज। अच्छा, यहाँ पर यह ध्यान आप लोग रखेंगे, इस उपन्यास की अगर हम बात करें तो भारत में 1998 में प्रतिबंध लगाया गया था, और सरकार ने यह आदेश दिया था कि पुस्तक को देश में नहीं छापा जाएगा, यानी कि पुस्तक को देश में छापने और इसके आयात पर सख्त पाबंदी लगाए थे, ये प्रतिबंधित किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है, और यही कारण है जब ये खबरों का विषय है द सैटेनिक वर्सेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब या फिर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं 12वें प्रश्न पे। किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जो खास करके 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग हैं उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा, और ऐसे में खास करके ऐसे में कानून बनाने की घोषणा की है, जो कि किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी मिलती है, हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जो लोग हमें इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, ये सर्च कीजिए संकेत सर बिहार, हमें वहाँ पर जरूर फॉलो कीजिए। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, किस बिहारी को हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कल वाले वीडियो में डिटेल जानकारी हमने आपको दिया था, क्योंकि आज भी इसकी चर्चा हमने किया है, तो आपको ये जरूर मालूम होनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।